गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपनी ग्रामर बुक से आज पढ़ेंगे पाठ 20 विराम चिन्ह, पेज नंबर 94। सबसे पहले हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है? विराम का अर्थ पढ़ना है। फिर विराम चिन्ह के बारे में, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ना और समझना है। तो हम सबसे पहले विराम चिन्ह का अर्थ समझेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। बातचीत करते समय अपने भावों को स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए हमें बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। लिखित भाषा में भी स्पष्टता लाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य के भाव को अच्छी तरह समझने और समझाने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है। इससे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और भाषा का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अब हमने सबसे पहले विराम का अर्थ समझा। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करते समय अपने भावों को, अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। और लिखित भाषा में कि भाषा को स्पष्ट बनाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य के भाव को अच्छी तरह से समझने और समझाने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है। इसमें वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में क्या आ जाता है? वाक्य को सही तरीके से लिखना, वाक्य को पढ़ना, उसमें हमें क्या आ जाती है? इसमें स्पष्टता आ जाती है, कोई हमें कन्फ्यूजन, रुकावट नहीं होती है और इससे हमारी भाषा का सौंदर्य मतलब सुंदर भी हो जाती है भाषा हमारी। अब हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। लिखित भाषा में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या है? लिखित भाषा में जिस चीज़ के लिए रुकने के लिए जिन चिन्हों के लिए लिखित भाषा में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग न किया जाए तो अर्थ समझने में कठिनाई आती है। जैसे नीचे दिए गए दो चित्रों का अर्थ विराम चिन्ह अर्थ चिन्ह का स्थान बदल जाने से पूर्ण रूप से वे बदल गए हैं। अब हमें पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हमें बताए गए दो चित्र बने हुए हैं। एक में हमें दिखाई दे रहा है तो एक लड़की बनी हुई है, कुत्ता है और एक और बने हुए है, एक आदमी बना हुआ है। तो वो क्या कह रहा है? रोको, मत जाने दो। तो इसमें क्या है? विराम चिन्ह। रोको के बाद विराम चिन्ह लगा है तो ये हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किसी को रोकना है कि नहीं? ऐसे समझ में आ रहा है क्या लगा है इसमें? और दूसरे चित्र में क्या है? रुको, मत जाने दो। तो क्या है? रुको, मत जाने दो में क्या हो जाएगा? वाक्य गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अब हमें तुम्हें दो छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से हमें विराम चिन्ह का उपयोग बताया गया है। पहला जो हम अब पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? विराम चिन्हों का उपयोग नहीं है और दूसरे में विराम चिन्हों का प्रयोग है। जैसे मौलवी साहब बच्चों को डांटते हुए कह रहे थे, मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बना दिया। पास से गुजरते हुए एक धोबी ने सुन लिया उसके कोई बाल बच्चा नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि ना मौलवी साहब हुए अपने गधे को आदमी बनवा लें। अब इसमें क्या है? कहीं भी आपको ना प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, ना कुछ ना अल्प विराम, कहीं भी चिन्ह नहीं दिख रहा है। सीधे सपाट अपनी भाषा को कहते जा रहे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम इसको यदि करेंगे तो हम जैसे विराम चिन्ह का प्रयोग करके कैसे लिखेंगे? एक मौलवी साहब बच्चों को डांटते हुए कह रहे थे। तो हमने इसमें क्या है? दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। मैंने ना जाने कितने गधों को, अब क्या है? उसमें लिखा हुआ एक मौलवी साहब बच्चों को डांटते हुए कह रहे थे। उसके बाद क्या लगा है? अल्प विराम लगा हुआ है और फिर उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा है। मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बना दिया। इधर हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह खत्म होता है और पूर्ण विराम भी लगा हुआ है। पास से गुजरते हुए धोबी ने सुन लिया, फिर उसके बाद भी पूर्ण विराम आएगा। उसके कोई बाल बच्चा नहीं था, इसके बाद भी पूर्ण विराम लगा है क्योंकि इधर हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है। इसलिए उसने सोचा कि, तो क्या हो गया? निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। क्यों ना मैं भी मौलवी साहब से अपने गधे को आदमी बनवा लूँ। तो बनवा लूँ के बाद क्या है? प्रश्नवाचक लगा हुआ है। अब हमें इतने से पहले जो हमने पढ़ा था अवतरण, उसमें एक भी विराम चिन्ह नहीं था और इसमें हमारे देखो कितने विराम चिन्ह लगे हुए हैं। पूर्ण विराम लगा है, अल्प विराम लगा है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे क्या है? जब हम चिन्हों का प्रयोग करा है तो क्या भाषा सरल भी बन गई है और सुंदर भी बन गई है। हमने देखा कि पहले अवतरण को समझने के लिए बार बार रुकना पड़ रहा है और बात समझने में कुछ कठिनाई हो रही थी, जबकि दूसरे अवतरण में विराम चिन्हों के कारण सही बात सरलता से
समझ में आ गई और भाषा व्यवस्थित और स्पष्ट लग रही है। अतः लिखित भाषा में व्याकरण चिन्हों का बहुत अधिक महत्व है। यदि हम व्याकरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या है, हमें भाषा समझ में नहीं आएगी, हमें उस चीज़ को समझने में कठिनाई होगी। और हम व्याकरण का उपयोग भाषा में इसीलिए करते हैं क्योंकि व्याकरण भाषा को समझने में हमें और भाषा को सुंदर बनाता है और समझने में सहायता करता है। अब हम आएंगे पेज नंबर 95 पर। हिंदी में जो विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हिंदी भाषा में 10 विराम चिन्हों का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। अब 10 में से सबसे पहले है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प। अब हिंदी में 10 विराम चिन्ह होते हैं। ये विराम चिन्ह आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। पूर्ण विराम है, सबसे पहले पूर्ण विराम है, उसका आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है। अल्प विराम है, अर्ध विराम है, योजक चिन्ह है, प्रश्नवाचक है, निर्देशक है, विस्मयबोधक चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है और लाघव चिन्ह है। हमें अलग अलग चिन्हों की पहचान भी बताई गई है। इन्हीं चिन्हों को हम इंग्लिश में भी प्रयोग करते हैं। अब अलग अलग जो हमें 10 विराम चिन्ह दिए गए हैं उनको अलग अलग हम समझेंगे। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में हमें क्या है, एक डंडा खिंचा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जब हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जहाँ वाक्य की समाप्ति होती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कल हम देहरादून जा रहे हैं, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ दोनों सेंटेंस खत्म हो रहे हैं, वहाँ क्या लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है। अल्प विराम, जहाँ वाक्य पढ़ते समय बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हे ईश्वर, ईश्वर के बाद क्या लगा है, अल्प विराम लगा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह बालक बहुत साहसी, उसके बाद क्या है, साहसी के बाद लगा है अल्प विराम, परिश्रमी के बाद लगा है लगनशील और बुद्धिमान है। तो जहाँ वाक्य को पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम होता है और जहाँ वाक्य की समाप्ति होती है वहाँ पूर्ण विराम होता है। अब हम आएंगे अर्ध विराम पर। वाक्य में जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक समय ठहरने के लिए लगे वह अर्ध विराम लगाया जाता है। इसका प्रयोग उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। अर्ध विराम का चिन्ह दिया गया है, एक बिंदु है, बिंदु लगी हुई है और उसके बाद अल्प विराम लगा हुआ है। तो उसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे नेताजी के आगमन पर बाजारों को सजाया गया। अब इसके बाद अर्धविराम लगा हुआ है। सड़कों पर छिड़काव किया गया, फिर अर्धविराम है और स्वागत द्वार बनाए गए। तो इधर वाक्य पूर्ण हो रहा है तो इधर पूर्ण विराम आ जाएगा। अब आएंगे हम योजक चिन्ह पर। जो हमारे बीच में डैश लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। जहाँ समस्त पदों के बीच संधि अथवा संयोग ना हो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्त्री पुरुष, हानि लाभ, पाप पुण्य और जीत हार, ये बीच में डैश लगा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, योजक चिन्ह कहेंगे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है, 5वां प्रश्नवाचक चिन्ह है जो हमें सबको मालूम है। जहाँ प्रश्न पूछने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे आप कब आए, सड़क पर कौन जा रहा है। अब है 6वां विस्मयबोधक, जहाँ हर्ष, आश्चर्य, सुख एवं भय आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह क्या है, बना हुआ है ये विस्मयबोधक का एक डंडा खींचा हुआ है, उसके नीचे हम बिंदु रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विस्मयबोधक कहते हैं। जैसे आह कितना सुंदर सुहावना मौसम है, तो आह के बाद में हमें इधर क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है ना, तो ये क्या है, इधर आ जाएगा विस्मयबोधक चिन्ह आ जाएगा। हाय बस चल बसा, इधर क्या है, इधर शोक है, क्या है, दुख है, तो इधर क्या है, इसमें भी लगा हुआ है विस्मयबोधक चिन्ह। अब हम आएंगे पेज नंबर 96 पर। अब आएगा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी बात का विवरण देने के लिए निर्देश वाक्य से पहले और उद्धृत वाक्य से पहले किया जाता है। जैसे अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। विभीषण ने राम से कहा रावण की नभी में अमृत है। अब निर्देशक चिन्ह को हमें कैसे समझना है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी बात का विवरण देने के लिए, मतलब किसी बात को पूरा बताने के लिए निर्देश वाक्य से पहले और उद्धृत वाक्य से पहले किया जाता है। अब आएंगे हम उद्धरण चिन्ह पर। जिस वाक्य में वक्ता अथवा लेखक के कथन को
पाठकों के सम्मुख ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है तथा वाक्य के मध्य में किसी विशेष कथन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या है, यदि हम कोई भी बात को ज्यों का त्यों किसी के सामने लिखना है या हम बताना है, लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था, अधूरा लेख अधूरी शिक्षा की निशानी है। अब आएंगे हम 9 नंबर पर कोष्टक चिन्ह। हम कोष्टक कभी लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं, कुछ भी लिखते तो कोष्टक बनाते, उसे क्या कहते हैं, कोष्टक चिन्ह। जब वाक्य में किसी शब्द या बात का अर्थ स्पष्ट करना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह क्या है, हमें दोनों तरफ से बताया गया है। अब क्या है, उद्धरण चिन्ह को ब्रैकेट चिन्ह भी कहते हैं हम इंग्लिश में। अब हमें ब्रैकेट बताया गया है, कोष्टक चिन्ह को ब्रैकेट भी कहते हैं। जैसे नीलकंठ, तो हम नीलकंठ किसे कहते हैं, तो भगवान शिव को कहते हैं। तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कोष्टक चिन्ह लगा के, भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करो, उसकी बुद्धि बड़ी स्थूल मतलब का अर्थ होता है मोटी। तो हमने ब्रैकेट कोष्टक चिन्ह लगा के क्या कर दिया, लिख दिया उसको। अब आएंगे लाघव चिन्ह पर। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम शब्द लिखकर उसके आगे यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पंडित है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, मान्यवर है, चिरंजीवी है, आयुष्मान, आयुष्मती, ऐसे चिन्हों के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा इधर पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने सबसे पहले विराम चिन्ह का अर्थ समझा, परिभाषा समझी, उसके प्रकार भी समझे और सब प्रकारों को अलग अलग से भी समझ लिया। हमने पूरी चैप्टर में जो पढ़ा उसमें स्मरणीय बिंदुओं में देखेंगे। लिखित भाषा में अब हम स्मरणीय बिंदुओं पर आएंगे। लिखित भाषा में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से भाषा क्या हो जाती है, व्यवस्थित होती है और विचारों को समझने में सरलता होती है। विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर ना किया जाए तो अर्थ बदल जाता है। हिंदी में विराम चिन्ह इतने प्रकार के हैं जो हमें बताए गए हैं, उनके चिन्ह भी बताए गए हैं। स्मरणीय बिंदुओं का खास ध्यान रखना। आप स्मरणीय बिंदु से हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। पहले प्रश्न उत्तर दिए गए हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया स्मरणीय बिंदुओं में आंसर है। विराम चिन्ह को क्या महत्व है, तो ये भी 2 नंबर पर स्मरणीय बिंदुओं में दिया गया है। विराम चिन्हों के नाम भी आपको दिए गए स्मरणीय बिंदुओं में। प्रश्नवाचक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह में मिल जाएगा आपको। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब हम आएंगे पेज नंबर 97 पर। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। विराम चिन्ह रुकने का संकेत देते हैं, सही। वाक्य की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, गलत। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, सही। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, तो क्या है ये, सही है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित। अब हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इधर 5 वाक्य दिए गए हैं, उनमें हमें विराम चिन्ह लगा के फिर लिखना है। तो सबसे पहला क्या है, क्या आपको भूख लगी है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक है। हाय है, क्या हो गया, तो इधर क्या आएगा, अभी हमने आपको बताया था, इधर दुख है, शोक है, तो इधर विस्मय बोधक आएगा। रमेश आलसी, चोर और बेईमान है, तो आलसी के बाद विराम चिन्ह लगेगा और फिर बाद में पूर्ण विराम लगेगा। अब हमें देखेंगे, हम तीसरा वाला देखेंगे जिसमें लिखा है रमेश आलसी, चोर और बेईमान है, तो इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। तो रमेश के बाद आलसी लिखा, आलसी के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे, चोर और बेईमान है, फिर पूर्ण विराम लगेगा। नारद जी ने कहा पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे हैं, तो इधर क्या आएगा, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे हैं, तो चौथा है नारद जी ने कहा पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे हैं, तो इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा और पूर्ण विराम आएंगे। सभी एक साथ बोले हम भी चलेंगे, तो इसमें भी क्या आएगा, उद्धरण चिन्ह आएगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा। अब हमें क्या करना है, दिया गया है एक हमें, इसमें हमें विराम चिन्ह लगाना है, तो आप इसको पढ़ के चैप्टर में देख के लगा लेना। उसके बाद हम आएंगे सही विकल्प छांटिए। कौन सा चिन्ह पूरी, सही विकल्प में हमें 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक सही है, 2 गलत है। कौन सा चिन्ह पूरी तरह रुकने का संकेत करता है, पूर्ण विराम। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है,
उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न वाले वाक्यों में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का। डॉक्टर में कौन सा चिन्ह विराम चिन्ह लगता है? तो लाघव चिन्ह लगता है। अब सबसे पहले में है तीसरा सही है, दूसरे वाले में दूसरा सही है, तीसरे वाले में तीसरा सही है और चौथे वाले में दूसरा सही है। अब हमारा विराम चिन्ह वाला चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, स्मरणीय बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान रखना, उसमें सब आंसर मिल जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।